तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर फिलहाल शांति है। इस बीच पाकिस्तान ने 21 दिनों से बंधक बना रखे बीएसएफ जवान को वापस लौटा दिया है। उधर जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इसमें लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। तो पूरा अपडेट जानने के लिए अब सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, एक तरफ हम देख रहे हैं लगातार जो देश की सेना है वो आतंकवादियों का खात्मा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ देश में अभी भी बैठकों का दौर जारी है। आज 2 बैठकें हुई और कैबिनेट की बैठक अहम रही, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और सेना को बधाई दी गई। क्या है पूरा अपडेट? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान पर हमला भले ही रुक गया हो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह के सफल रहा, उस सफलता का जश्न मनाने का दौर शुरू हो चुका है। जैसा कि आपने दिखाया कि देश भर में जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इस बीच आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। उस बैठक में सभी मंत्रियों ने एक सुर से ऑपरेशन सिंदूर के लिए, उसकी सफलता के लिए सेना को बधाई दी, उसके कुशल नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और पूरे कैबिनेट की बैठक में ताली मेज थपथपा करके प्रधानमंत्री मोदी और सेना को यहाँ पे बधाई दी गई ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए। उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री शामिल थे। तो इस बैठक में भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद के हालात की समीक्षा की गई और आगे किस तरह से एहतियात बरतना है, इस पर लंबी चर्चा हुई। लेकिन इन सब के बीच 2-3 बड़े डेवलपमेंट हुए ये कि राष्ट्रपति से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिले, इनके साथ तीनों सेना के प्रमुख थे। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में राष्ट्रपति को पूरी जानकारी दी। राष्ट्रपति ने भी सेना की बड़ी तारीफ की ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक करने के लिए। और इन सब के बीच वहाँ पे जम्मू कश्मीर में शोपियां में वहाँ पे आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन के तहत लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और अभी भी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन वहाँ पे जारी है। इन सब के बीच एक और अच्छी खबर ये निकल कर आई कि 21 दिन से पाकिस्तान के कब्जे में जो भारत के बीएसएफ जवान थे, जो गलती से सीमा पार कर गए थे, पाकिस्तान उन्हें बंधक बना रखा था, अब उन्हें सकुशल छोड़ दिया है। उनको किसी भी तरह का कोई टॉर्चर या उनके शरीर पर किसी भी तरह के कोई नुकसान की खबर यहाँ पर नहीं आई, ये अच्छी बात है। बदले में पाकिस्तान का एक रेंजर जो भारत में आ गया था, पाकिस्तान के रेंजर को भी भारत ने छोड़ दिया है। ये सारा आवागमन जो है कह सकते हैं अमृतसर में जो बाघा बॉर्डर है वहां से हुआ है। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए इस बीच एक और आपको अपडेट दे दें। जम्मू कश्मीर के शोपियां में कल सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया था। इन आतंकियों से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। AK-47 हैंड ग्रेनेड और भारी संख्या में जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। किलर ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हुई थी, जिसमें 3 आतंकवादी मारे गए थे और आज यहाँ पे उनसे जो गोला बारूद हथियार जो जब्त किया गया है उसको दिखाया गया है। 20 RR ने एक बहुत बड़ा काम अंजाम दिया, क्योंकि शाहिद कुटे जो पिछले 6 सालों से सक्रिय था और कई इन्वॉल्वमेंटों में शामिल थे, चूंकि सुरक्षा एजेंसीज का ये मानना था, इन्होंने कई बड़े अटैक अंजाम दिए और कल उसको भी मार गिराया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है विजुअल्स में ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बिल्कुल यहाँ पे उनके जो हथियार है AK-47 यहाँ पे दिखाना चाहेंगे आपको। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे उनके जो बैग्स है वो यहाँ पे AK-47 2 और कुछ नकदी पैसे, 3 हैंड ग्रेनेड और बहुत सारे मैगजीन यहाँ पे जब्त कर लिए गए। उनसे बिस्किट है, खाने पीने के सामान है, मोबाइल है और सारी जो ये यहाँ पे जो रिकवरी की गई है उनसे वो रिकवरी यहाँ पे मीडिया के सामने रखी गई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। 13 मई से 23 मई तक देश भर में निकाली जाने वाली इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें आज लखनऊ में सीएम योगी तो वहीं देहरादून में सीएम धामी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। भुवनेश्वर में सीएम मांझी भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। लखनऊ में भी आयोजित की गई तिरंगा यात्रा, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए और यात्रा में पहुंचे सीएम योगी ने भारत माता की जय के नारे लगाए और जमकर दुश्मनों पर भी गरजे। उन्होंने कहा कि आज का भारत अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है। तो अंततः ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया और आपने देखा होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को
जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर आतंकवाद के विष बेल को पालने पोसने में योगदान दे रहे थे, उनको जिस तरीके से उनके बीभत्स कृत्य की सजा दी गई, ये पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने देखा है और भारत की सेना के बहादुर जवानों के पराक्रम और शौर्य का लोहा भी माना है। आपको बता दें, देहरादून में भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सीएम पुष्कर धामी भी शामिल हुए और लोगों के साथ मिलकर भारत की जीत का जश्न भी मनाया। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाया, शौर्य, पराक्रम और साहस और सटीक रणनीति आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णायक जवाबी कार्रवाई करी, जवाबी हमला किया और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान द्वारा पोषित 9 आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया, पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया। कैबिनेट की बैठक से एक बड़ा अपडेट आ रहा है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने देश की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दे दी है। ये सेमीकंडक्टर यूनिट उत्तर प्रदेश के जेवर में लगाई जाएगी। जो भारत का 6ठा सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा, वो जेवर उत्तर प्रदेश में बन रहा है, उसको अप्रूव किया है। आप सब जानते हो कि अब तक 5 सेमीकंडक्टर की यूनिट्स इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अप्रूव होने के बाद में बहुत तेज़ी से उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है उन 5 में, और एक का प्रोडक्शन इस वर्ष 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारे संवाददाता असीम मनचंदा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। असीम से ही कैबिनेट में जो फैसला लिया गया है उससे जुड़ी तमाम जानकारी हासिल करेंगे। तो असीम बताएं, ये जो 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट को आज कैबिनेट से अप्रूवल मिला है, मुख्य बातें क्या हैं? देखिए, सरकार देश में सेमीकंडक्टर बढ़ाने को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए सरकार ने एक सेमीकंडक्टर मिशन भी चलाया हुआ है। तो उसके तहत आज एक 6ठे प्लांट को मंजूरी दे दी गई। खासतौर पे कि ये प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में लगेगा। इस प्लांट के अंदर 3,706 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आएगी। इसके साथ साथ 2000 जो इससे आएंगी डिस्प्ले चिप, जो मोबाइल या आपके लैपटॉप के अंदर जो चिप्स लगती हैं, वो ये जेवी है ये बनाएगी। इसका प्रोडक्शन 2027 के अंदर शुरू होगा। उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही इसको मंजूरी दे चुकी है। अब सरकार की तरफ से इसको मंजूरी मिल गई है, तो इसका प्रोडक्शन काफ़ी जल्दी ही शुरू होने का अनुमान है। इसके लिए जेवर के अंदर जमीन का पहले ही अधिग्रहण भी किया जा चुका है। तो 2027 तक हम इस प्लांट से चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग होते हुए भी देख सकते हैं। जी, शुक्रिया सीएम इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, महंगाई के मोर्चे पर एक बार फिर अच्छी खबर सामने आई है। रिटेल महंगाई के बाद थोक महंगाई दर में भी गिरावट दर्ज की गई है। थोक महंगाई दर 13 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। अप्रैल में थोक महंगाई दर 2.05% से घटकर 0.85% पर पहुंच गई है। इस दौरान खाद्य थोक महंगाई दर 4.66% से घटकर 2.55% हो गई है। आलू की थोक महंगाई -6.77% से घटकर -24.30% हो गई है, जबकि प्याज की थोक महंगाई दर 26.65% से घटकर 0.20% हो गई है। सब्जियों की थोक महंगाई की बात करें तो ये -15.88% से घटकर -18.26% पर पहुंच गई है। अनाज, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, अंडे, मांस, मछली की थोक महंगाई भी घटी है। चलिए बात करते हैं बाजार की। आज का बाजार निचले स्तर से सुधर कर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 182 पॉइंट चढ़कर 81,331 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 89 पॉइंट चढ़कर 24,667 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में अच्छी तेजी देखने को मिली। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं आज कैसा रहा बाजार का हाल और कहां तेजी और कहां प्रेशर दिखाई दिया?
तो डेफिनेटली बाजार में आज लोअर लेवल से हमें एक रिकवरी तो देखने को मिली। आइए देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का देखने को मिला है। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो देखिए मिडिल पैक में अच्छा खासा इजाफा आज हमें देखने को मिला था। डिफेंस शेयर तो काफी लंबे टाइम से ही जोरों शोरों से बना हुआ है। टाटा स्टील की बात करी जाए तो करीब करीब 4% की बढ़त यहाँ पे देखने को मिली है। श्रीराम फाइनेंस 3%, बीएल की बात करी जाए तो 3%, हिंडाल्को में भी करीबन 2.25% का अपसाइड आज के सत्र में देखा गया है। लूजिंग स्ट्रीक में टाटा मोटर्स नंबर्स आए, नंबर्स के बाद ये रिएक्शन देखने को मिला। कोटक महिंद्रा बैंक 1% की कमजोरी, सिप्ला एट द सेम टाइम करीब 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है और एशियन पेंट्स में भी करीबन 2% का डाउनसाइड आज के सत्र में देखा गया है। अगर बात करी जाए आज मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की तो रेलवे पैक में भी अच्छी खासी तेजी थी। आरबीएनएल में करीबन 5.5% का इजाफा, सेल करीबन 6%, आदित्य बिरला कैपिटल 7% और कोचिन शिपयार्ड में करीब 8% की बढ़त आज के सत्र में देखने को मिली है। लूजिंग स्ट्रीक में जुबिलेंट फूडवर्क्स 1% की कमजोरी, एस्ट्रल 1.5%, एसआरएफ में करीबन हमें 2% का डाउनसाइड देखने को मिला। इसके नंबर्स आए थे परसों, उसके बाद ये रिएक्शन हमें लगातार देखने को मिला। पतंजलि में करीबन 2% की गिरावट आज के सत्र में रिकॉर्ड की गई है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। वहीं बाजार में डिफेंस शेयर्स का दबदबा कायम है। आज फिर शेयर्स में जोरदार तेजी रही। क्यों थम नहीं रही डिफेंस कंपनियों में तेजी, बता रही हैं कंचन नौटियाल। जी डेफिनेटली, तो जो डिफेंस स्टॉक है अच्छी खासी जमकर रैली दिखा रहे हैं। अब तक का जो रेशियो है वो काफी शानदार हमें देखने को मिला है। मिदानी के नंबर्स देखे जाएं तो 22% का रिटर्न यहां पे आता हुआ दिखाई दिया है 6 मई से लेके अब तक। जीआरएसई इसके नंबर्स भी आए थे, नंबर शानदार है। आज भी इसमें तेज उछाल है और साथ ही साथ तब से लेके अब तक इसने 22% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिए हैं। कोचिन शिपयार्ड की बात करी जाए तो 18% का उछाल यहां पर देखने को मिला है। भारत डायनामिक्स भी कहीं अछूता नहीं दिखाई दिया है, 16% के रिटर्न इसने भी कुछ ही दिनों में अपने इन्वेस्टर्स को जो है जनरेट करके दिए हैं। भारत फॉर्ज की बात करी जाए तो 15% के रिटर्न यहां पे आते हुए दिखाई दिए हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 11% रिटर्न और साथ ही साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करी जाए तो 4.5% की तेजी हमें यहां पे भी देखने को मिली है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जब से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई है तब से डिफेंस सेक्टर काफी ज्यादा बजिंग बना हुआ है, रिटर्न्स भी अच्छे खासे देते हुए दिखाई दिया है। उसके बाद पीएम मोदी ने जो अपनी संबोधन में कहा था, उन्होंने बोला था कि जो इंडिजीनियस डिफेंस कंपनीज है उन्होंने यहाँ पे काफी बड़ा रोल प्ले किया है। जो उनके इक्विपमेंट्स है, जितने भी चीजें यूज हुई है, उनका शानदार प्रदर्शन रहा है, जिसके बाद जो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी है। ऑर्डर फ्लो को भी लेके काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जताई जा रही है। माना जा रहा है कि अब डोमेस्टिक कंपनीज जो है वहां पे भी जो ऑर्डर्स है हमें अच्छे खासे आते हुए दिखाई देंगे। यही नहीं बल्कि अगर हम कंपनीज के नंबर्स की तरफ भी देखें तो नंबर्स हमें काफी शानदार देखने को मिले हैं। आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के नंबर आए थे, हालांकि हमें थोड़ा सा मुनाफा घटता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन कंपनी के जो ऑपरेशनल नंबर्स हैं, मार्जिन 30% पे यहां पे डटकर खड़े हुए हैं। जीआरएसई के हमने नंबर्स देखे थे, नंबर तो यहां पे काफी शानदार देखने को मिले हैं। डबल से भी ज्यादा का जो मुनाफा है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन में भी करीब 440 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हमने देखी है। तो ओवरऑल जो पूरा सेंटिमेंट बना हुआ, फंडामेंटल्स जो है काफी ज्यादा मजबूत है। हमारे जो प्रधानमंत्री है वो बुलिश हैं, ब्रोकरेज हाउस बुलिश हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी बुलिश ही नजर आ रहे हैं। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल महीने में म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी और बिकवाली का ट्रेंड बिल्कुल उल्टा पड़ता दिख रहा है। निफ्टी की करीब 30 कंपनियों में म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली की है। पूरी जानकारी दे रही हैं मिताली जैन। जी पिछले कुछ महीनों के ट्रेंड्स देखे तो जहां एफआईज कंटिन्यूस सेलिंग कर रहे थे, म्यूचुअल फंड्स ब्लू चिप स्टॉक्स पे कंटिन्यूस बाइंग करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अप्रैल में हमने देखा कि ये ट्रेंड पूरा रिवर्स होता हुआ नजर आया और काफ़ी ज़्यादा बिकवाली ब्लू चिप स्टॉक्स में देखने को मिली। और मनी कंट्रोल की रिपोर्ट का कहना है कि निफ्टी 50 के जो 75% स्टॉक्स हैं, यानी करीबन 39 स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स ने कॉन्स्टेंटली काफ़ी हैवी अमाउंट में सेलिंग करी है। बाकी बचे हुए काउंटर्स में थोड़ी बहुत हमें बाइंग भी देखने को मिली है। सेक्टर वाइज में बात करूँ तो फाइनेंशियल सेक्टर या स्पेसिफिकली बैंक्स में सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, और कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स जैसे कि आईटी और मेटल में हमें कुछ खरीदारी भी देखने को मिली है। मैं स्टॉक वाइज अगर नाम लूँ तो सबसे ज़्यादा खरीदारी अप्रैल के महीने में जहाँ हुई है वो है आईसीआईसीआई बैंक, करीबन 6,500 करोड़ की बिकवाली इस काउंटर में देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक देखेंगे तो 5,000 करोड़, भारतीय एयरटेल 5,000 करोड़, आईटीसी में भी 4,500 करोड़ के आसपास बिकवाली, एक्सिस बैंक में देखेंगे तो 3,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली म्यूचुअल फंड्स ने अप्रैल में करी। इसके अलावा बजाज फाइनेंस भी लिस्ट में शामिल है, सिप्ला, एसबीआई, एमएनएम, एसबीआई लाइफ, यहाँ देखेंगे 2,000-2,500 करोड़ के आसपास की बिकवाली
काफ़ी हैवी अमाउंट्स और स्पेसिफिकली बैंक्स में म्यूचुअल फंड्स ने करी। अब बाइंग की तरफ अगर मैं अपना रुख मोड़ूँ तो TCS, टाटा स्टील, इन्फोसिस, रिलायंस, यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल रही है। 1500 करोड़, 1000 करोड़ के आसपास की बाइंग इन पर्टिकुलर काउंटर्स में देखने को मिल रही है। डॉक्टर रेड्डीज, HDFC लाइफ और JSW स्टील भी यहाँ पे 400 से 500 करोड़ की बाइंग हमें अप्रैल के महीने में म्यूचुअल फंड्स के द्वारा देखने को मिली है। साथ ही बाजार में आज मेटल शेयर्स का ही जलवा दिखाई दिया। निफ्टी मेटल इंडेक्स 2.5% ऊपर है। इसमें भी टाटा स्टील में सबसे फौलादी तेजी है। क्या है कारण, बता रही हैं दीपाली राणा। मेटल स्टॉक्स झुके हैं टाटा स्टील की वजह से, तो पूरा क्रेडिट टाटा स्टील और टाटा स्टील के मैनेजमेंट को जाता है। जो अर्निंग्स आए हैं, जो आउटलुक आएगा शेयर किया, उसके कारण पूरे ही सेक्टर में खरीदारी देखने को मिल रही है। क्योंकि जो कमेंट्री आई है वो सिर्फ इंडिया बिजनेस को लेकर ही नहीं बल्कि यूरोप बिजनेस को लेकर भी आई है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव रही है। पहले टाटा स्टील के अगर अर्निंग्स आप देखेंगे तो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर रहे। जो कंसोलिडेटेड मुनाफा रहा वो डबल होकर 1201 करोड़ रहा। तो कॉस्ट एफिशिएंसीज जो बेटर हुई हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट जो कम हुई है और साथ ही साथ हायर अदर इनकम की वजह से अर्निंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं टाटा मोटर्स के। लेकिन जैसे कहा कि अर्निंग्स से ज़्यादा कमेंट्री की वजह से रिएक्शन हम टाटा स्टील और बाकी मेटल स्टॉक्स में आते हुए देख रहे हैं। टाटा स्टील ने क्लियरली कहा है कि जो यूके ऑपरेशंस हैं वो नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में ब्रेक इवन हो जाएंगे। यूरोप के ऑपरेशंस Q1 में ब्रेक इवन होने की पूरी संभावना है। और साथ ही साथ जो कैपेक्स गाइडेंस उन्होंने FY26 के लिए रखी है वो 15,000 करोड़ की रखी है। तो एक क्लैरिटी मिली है यूरोप और यूके ऑपरेशंस को लेकर कि कब ब्रेक इवन ये दोनों कारोबार होते हुए दिखाई देंगे, जिसकी वजह से मोमेंटम रहा है। अगर हम बाकी कमेंट्स देखें टाटा स्टील की तरफ से जो आते हुए दिखाई दिए हैं, इंडिया बिजनेस ने तो अच्छा परफॉर्म किया ही है, साथ ही जो प्राइसेस रहे हैं इंडियन मार्केट्स में वो 3000 प्रति टन बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं सीक्वेंशियल बेसिस पे। यूरोप में भी स्टील के प्राइसेस बढ़े हैं और मैनेजमेंट मान के चल रही है कि इंडियन मार्केट्स में स्पेशली जो स्टील प्राइसेस हैं वो एग्जिस्टिंग लेवल्स पर सस्टेन होते हुए दिखाई देंगे। वहीं जो कंजम्पशन कॉस्ट है कोकिंग कोल की वो भी Q1 FY26 से थोड़ा कम होने की प्रोबेबिलिटी जताई गई है। यूरोप भी एबिटा पॉजिटिव Q1 FY26 से हो सकता है। इन अर्निंग्स के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद ब्रोकरेज व्यूज भी सामने आए हैं जो कि पॉजिटिव रहे हैं। नुवामा ने अपग्रेड किया है स्टॉक को, बाय रेटिंग तो है ही, टारगेट को बढ़ाकर 177 किया है। उन्होंने FY27 के जो एबिटा एस्टिमेट्स हैं उनको भी इंक्रीज किया है बाय 6%। उनका मानना है कि यूरोप में प्रॉफिट्स हायर साइड पर रहेंगे आगे जाते हुए और जो फिक्स कॉस्ट है वो भी कम है। मोतिलाल ओसवाल का भी मानना यही है। हालांकि मोतिलाल ओसवाल ने एक कंसर्न जाहिर किया है। उनका कहना यह है कि जो स्टील प्राइसेस है वो यहाँ से बढ़ते हुए दिखाई देंगे Q1 FY26 में, लेकिन जो सेफगार्ड ड्यूटी का इम्पोजिशन होगा, जो लोअर इंपोर्ट्स हैं वो शायद प्राइसेस को इम्पैक्ट करते हुए दिख सकते हैं। हालांकि ये भी कहा गया है कि जो लॉन्ग टर्म आउटलुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर टारगेट्स 155 के हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ ने 180 से बढ़ाकर टारगेट सीधे 190 कर दी हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने 150 से बढ़ाकर 170। तो तमाम हाउसेज का व्यू भी पॉजिटिव है अर्निंग्स और कमेंट्री के बाद, और टारगेट्स भी अपग्रेड किए गए हैं। यही वजह है टाटा स्टील तो रिएक्ट कर ही रहा है, लेकिन पूरे ही पैक में एक अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में दिखाई दिया है। भारत ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल कर लिया है। इससे भारत में कई सेक्टर्स को फायदा होगा। ब्रिटेन के साथ FTA से सेरेमिक प्रोडक्ट्स को मेड इन इंडिया के रूप में चमकाने का कितना बड़ा अवसर है, देखिए इस पर संवाददाता केतन जोशी की ये रिपोर्ट। दूसरे देशों की तुलना में ब्रिटेन में भारत से निर्यात होने वाले सिरेमिक प्रोडक्ट्स बहुत ही कम हैं, लेकिन अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से मामला बदल सकता है। ब्रिटेन में मंदी के बावजूद भारत समेत पूरी दुनिया से सिरेमिक की डिमांड करीब 21,000 करोड़ की रही है। इसमें भारत का हिस्सा फिलहाल सिर्फ 7% है, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से एक्सपोर्ट काफी बढ़ेगा। यूके इकोनॉमी जैसे ही खुलेगी, इंप्रूव होगी, तो यहाँ से सिरेमिक एक्सपोर्ट का डबल हो जाने की गुंजाइश दिखती है। इंडियन सिरेमिक इंडस्ट्री पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट, इनोवेशन और कॉस्ट एडवांटेज। ब्रिटेन में सिरामिक का कोई प्लांट नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद भारतीय सिरामिक प्लेयर यूके के लिए अलग से प्लान बना रहे हैं। यूके के अंदर हमारी जो एक्सपोर्ट के लिए एक स्ट्रेटेजी ये रही है कि हम उसके साथ एक मार्केटिंग जेवी करके हमारी जो टीम है वहां पर एक बड़ा प्लान कर रही है। आने वाले 3 साल में हम देख रहे हैं कि करीबन 50 करोड़ के ऊपर हम 3 साल में एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छी उम्मीद रखते हैं और वो हम हासिल करके रहेंगे। भारत से ब्रिटेन में सिरामिक का एक्सपोर्ट तो बढ़ ही जाएगा, साथ ही साथ समूचे यूरोप में मेड इन इंडिया ब्रांड को
पूरी तरह से प्रमोट करने का ये सुवर्ण अवसर होगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटते हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने आज भारत के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस गवई को सीजेआई पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और कई न्यायाधीश शामिल हुए। मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो चुका है। आपको बता दें, मंगलवार को ही सीजेआई संजीव खन्ना ने अपना कार्यभार न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को सौंप दिया था। तो गर्मी की छुट्टियों में अगर आप ट्रेन से सफर करना चाहते हैं लेकिन अब तक कंफर्म टिकट नहीं मिला है, तो अब आप समर स्पेशल ट्रेन में कंफर्म टिकट पा सकते हैं। गर्मी की छुट्टियों में इस बार रेलवे ने रिकॉर्ड 15,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। तो कौन से रूट पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें और कहां मिलेंगी इन ट्रेनों से जुड़ी तमाम जानकारी, इस पर देखिए ये रिपोर्ट। समर वेकेशंस की शुरुआत हो गई है, सबको घूमने जाना है, लेकिन ट्रेन में टिकटों की मारामारी है। लेकिन अब चिंता की बात नहीं, इस बार रेल मंत्रालय ने करीब 15,000 समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। पिछले साल 12,919 समर स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। इस बार सबसे ज्यादा 5,000 ट्रेनें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब के लिए चलाई जाएगी। इसके अलावा जीएमएस और डीआरएमएस से कहा गया है कि वो डेली मॉनिटरिंग के आधार पर जहां जरूरत दिखे वहां स्पेशल ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव मंत्रालय को भेजे। मंत्रालय रैक्स की उपलब्धता के हिसाब से फैसला लेगा। पिछले वर्ष हम लोगों ने 12,900 ग्रीष्मकालीन स्पेशल गाड़ियां चलाई थी और इस वर्ष हमारी योजना है कि 14,500 से अधिक ग्रीष्मकालीन गाड़ियों का परिचालन किया जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा ग्रीष्मकालीन गाड़ियों का परिचालन पूर्व मध्य रेल द्वारा किया जा रहा है, जहां से कि 2,893 गाड़ियां चलेगी। यह बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में फैला हुआ जोन है। सेंट्रल रेलवे से, वेस्टर्न रेलवे से और नॉर्दर्न रेलवे से भी बड़ी संख्या में हम लोगों ने समर स्पेशल गाड़ियों के परिचालन का फैसला लिया है। एक अनुमान के मुताबिक समर सीजन में टिकट की मांग 30 से 40% तक बढ़ जाती है, लेकिन स्पेशल ट्रेनों का किराया ज्यादा होता है और इनमें डायनामिक प्राइसिंग की जाती है। स्पेशल ट्रेनों की डिटेल जानकारी आप IRCTC की वेबसाइट से ले सकते हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। अहमदाबाद एयरपोर्ट ने कई मामलों में नया रिकॉर्ड बनाया है। अब तक के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ, बता रहे हैं संवाददाता केतन जोशी। पिछले वित्तीय वर्ष में अहमदाबाद एयरपोर्ट का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, क्योंकि पूरे साल में 1,34,00,000 पैसेंजर ने इसी एयरपोर्ट से देश और विदेश में फ्लाई किया, जिसमें 1 लाख से ज्यादा एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल भी हुआ। यानी कि रोजाना 37,000 से अधिक पैसेंजर ने यहां से मूवमेंट की। इसकी प्रमुख वजह रही कोल्ड प्ले जैसे इवेंट, IPL और गवर्नमेंट की नेशनल इंटरनेशनल इवेंट। कोल्ड प्ले के समय एक ही दिन 350 एयरक्राफ्ट से 50,000 से ज्यादा मुसाफिर अहमदाबाद में आए और गए। और अभी की बात करें तो रोजाना 228 फ्लाइट है वो यहाँ से मूवमेंट करती है, जो कि भारत के 48 और इंटरनेशनल 16 डेस्टिनेशन को कवर करती है। खासकर पिछले ही साल गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, कोल्हापुर जैसे डेस्टिनेशन को भी कवर किया। और अगर आपको भारत के नजदीकी देशों में भी फ्लाई करना है तो अहमदाबाद से पैसेंजर को काफी सस्ता पड़ता है, जिसमें वियतनाम और थाईलैंड भी समाविष्ट है। यानी कि वायुवाई ग्रोथ 15% रहा और आगे भी जिस तरह का माहौल है, ऐसा देख के हम कह सकते हैं कि यहाँ से भी पैसेंजर की मूवमेंट और बढ़ सकती है। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। प्लास्टिक में मिले केमिकल हमें बीमार कर रहे हैं और लाखों मौत की वजह भी बन रहे हैं। चारों तरफ प्लास्टिक से घिरी अपनी जिंदगी में हम क्या उपाय अपना सकते हैं, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। प्लास्टिक से इश्क, मौत का रिस्क।